हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, यहाँ पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास साइंस का जो हमारा यहाँ पर कोर्स चल रहा था। ये पहला जो है हमारा चैप्टर था यहाँ पर जो है क्लास साइंस का 9th का जो चैप्टर था, चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ये हमारी पहली वीडियो थी और अब ये हमारा जो है दूसरा पार्ट है। हमने यहाँ तक पिछली वीडियो में कर लिया था, मैं यहाँ पर चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर्स ये हमने कंप्लीट कर लिया था कि किस फॉर्म में कैसे चेंजेस होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लें, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैनल की, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर पानी के बारे में कि पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो है पानी होता है उसकी क्या 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पानी के 3 रूप होते हैं। तो पहला जो रूप होता है वो ठोस पदार्थ होता है, यानी ठोस हम बर्फ़ कह सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैंने आपको एक इमेज आपको दिखाई थी, जैसे कि पानी बर्फ़ के रूप में 3 अवस्थाओं में पानी पाया जाता है। पहला होता है आपका बर्फ़ के रूप में पाया जाता है, और दूसरा जो होता है आपका यहाँ पर बर्फ़, यहाँ पर जो है दूसरा है पानी द्रव्य के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा है गैस के यानी वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको तीनों इमेज में दिखा देता हूँ। पहला है पानी बर्फ़ के रूप में पाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए पानी जो है बर्फ़ है, यहाँ पर आपका जो पानी जो है बर्फ़ के रूप में पाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है पानी जो है द्रव्य के रूप में पाया जा रहा है, द्रव्य। ठीक है, और यहाँ पर आपका गैस के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर तीनों अवस्थाओं में आपका जो है यहाँ पर जो है पानी पाया जा रहा है। तो पानी क्या है, गैस के रूप में पाया जाता है, द्रव्य के रूप में पाया जाता है और बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। तो पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, और ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये अवस्थाएं चेंज कैसे होती हैं, एक दूसरे में बदलती कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप बर्फ़ गर्म करने पर, यानी गर्म करने पर जो है बर्फ़ पानी में परिवर्तित हो जाती है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पदार्थ की भौतिक अवस्था को 2 तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो पदार्थ है, हमारे पास पदार्थ क्या है, पानी। ठीक है, अब पानी की जो भौतिक अवस्था है, यानी भौतिक अवस्था है, क्या चीज़ है, अवस्था। ठीक है, जो इसकी भौतिक अवस्था है उसको कैसे परिवर्तित करेंगे, यहाँ पर 2 तरीके दे रखे हैं। पहला जो तरीका है आपका तापमान में परिवर्तन, कि आप इसके तापमान में परिवर्तन कर दो, और दूसरा है दाब में परिवर्तन, यानी दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो चलिए इन दोनों ही मेथड को मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, जिससे आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा बोल रहा है कि तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तो तापमान में परिवर्तन का मतलब क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मैं तापमान में परिवर्तन को आपको समझाऊं, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास पानी है, यहाँ पर मैं एक गिलास यहाँ पर इस तरह से ये बना लेता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, पानी है इस तरह से। तो इसके अंदर क्या है, मेरे पास पानी। ठीक है, तो मेरे पास पानी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पानी को गर्म करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से गर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पानी को हमने क्या किया, गर्म किया। गर्म करने पर क्या है, ये भाप बदल जाएगा, भाप में बदलेगा। ठीक है, भाप में बदलेगा। तो गर्म करने पर पानी की यानी तापमान को मैंने जैसे ही बढ़ाया, ठीक है, तापमान को मैंने जैसे ही बढ़ाया, इसकी अवस्था चेंज हो गई द्रव्य, यहाँ पर किसमें, गैस में। तो इसमें क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है। कि पहला जो अवस्था है हमारा, ए जो पॉइंट था कि तापमान में परिवर्तन, किस चीज़ में, तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तापमान। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट था हमारा, तापमान में परिवर्तन करने पर ये होगा कि हम जैसे ही पानी को, द्रव्यमान को, द्रव्य को गर्म करेंगे, वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। और जब गैस में परिवर्तित हो जाएगा तो ये क्या है, हमारा एक तरीका बन गया। यानी तापमान क्या है, हमने क्या करा, तापमान को बढ़ा दिया, और तापमान को कम यदि कर दें, जैसे कि इसको और ठंडा कर दें, फ्रिज में रख दें। ठीक है, फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा, ये बर्फ़ बन जाएगा, यानी ऐसे टुकड़े बन जाएंगे बर्फ़ के। अब ये टुकड़े बन जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पानी तो एक ही है ना, तो पानी की अवस्था तीनों अवस्था में मैंने चेंज करके दिखा दिया। कौन सा है, गैस बना दिया, पानी बना दिया द्रव्य, और तीसरा बर्फ़ भी बना दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बर्फ़।
यहाँ पर बर्फ हो जाएगा, तो बर्फ भी बन गया। तो पानी, गैस और यहाँ पर बर्फ बन गया, और वो भी तापमान में परिवर्तन करने से। तो पहला तरीका ये हो गया। अब दूसरे तरीके की बात करें, दूसरा तरीका है हमारा दाब में परिवर्तन। जो नंबर बी था हमारा, दाब में परिवर्तन। दाब का मतलब है ये कैसे कर सकते हैं हम। इसको करने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर अब मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये मैंने बनाया है एक गैस सिलेंडर, ठीक है। आप ड्राइंग पर मत जाना, लेकिन इसको देखिए, बस ये गैस सिलेंडर है आपका। तो यहाँ पर गैस सिलेंडर है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि गैस सिलेंडर के अंदर जो है गैस क्या होती है, यहाँ पर बिल्कुल द्रव्य में होती है, अंदर पानी की तरह होती है। आपने कभी भी देखा होगा जो गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो पानी की तरह होती है, पानी की तरह भरी होती है। लेकिन जब वो बाहर निकलती है, तो क्या बन जाती है, गैस। आपने देखा होगा गैस बन जाती है। जब भी आपने सिलेंडर खोला होगा तो आप तो देखते हैं, जब भी आप इसको खोलते हैं तो आपके यहाँ जो है गैस के अंदर से जो है गैस निकलती है, ठीक है। और अंदर जो होता है वाकई में वो आपका द्रव्य होता है। तो यहाँ पर ये होता कैसे है, तो यहाँ पर क्या दाब का काम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि गैस को जो है, जो हमारी गैस है, अब यहाँ पर आप सोचने वाली बात है कि जो यहाँ पर अगर इस गैस सिलेंडर के अंदर द्रव्य भरा होता है, तो जब हम इसको निकालते खोलते हैं तो यहाँ पर गैस ये उड़ती हुई क्यों निकलती है, यानी गैस क्यों निकलती है, ठीक है। तो आप ये सोचते होंगे, तो इसका कारण यही है कि यहाँ पर जब भी कोई गैस सिलेंडर होता है उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा संपीड़न किया जाता है। संपीड़न का मतलब है यहाँ पर क्या करते हैं, संपीड़न करेंगे, मतलब उसको बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, अंदर दबा दबा के भर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दबा दबा के भरेंगे, तो बहुत ज़्यादा दबा दबा के भरेंगे तो ये इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है दब के भर जाता है यहाँ पर। और जब भी उसे जगह मिलती है तो ये बहुत तेज़ी से बाहर आता है, और जब बाहर आता है तो ये खुली हवा में फैल जाता है, जिससे कि इसके कण दूर दूर हो जाते हैं और गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर यही कारण है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको पता चल गया कि अगर हम संपीड़न करेंगे, बहुत ज़्यादा दबाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, दबाने से क्या होता है, दबाने से यहाँ पर देखिए, आप कणों को समझिए। कोई भी पदार्थ होता है ना, पदार्थ, ठीक है, यहाँ पर पदार्थ की बात करते हैं, ठीक है। पदार्थ होगा ना, कोई भी पदार्थ होगा, तो यहाँ पर पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, कण होते हैं छोटे छोटे, ऐसे कण होते हैं छोटे छोटे। अब ये कणों को क्या करेंगे, जब हम इसको दबाएंगे, ये मान लीजिए एक डब्बे के अंदर कण भरे हुए हैं, अगर हम क्या करेंगे, गुब्बारा है, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके कण भर दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर हम इसको बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो ये कण क्या करेंगे, बिल्कुल पास में आ जाएंगे। इससे क्या होगा, संपीड़न में देखिए, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इस तरह से हमने दबाया और इस तरह से ये कण इस तरह से बिल्कुल पास आ गए, ऐसे कण हो गए, ठीक है, ये बिल्कुल पास आ गए। तो इससे क्या होगा, जैसे हम दबाएंगे, पहले क्या होता था, जब भी गैस में रहेंगे, आसमान में रहेंगे, यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये हवा है और इस हवा के अंदर इस तरह से कण हैं। तो यहाँ पर ये हवा के अंदर कण है, हमने क्या किया, इन गैस को, कणों को दबाया, दबाने के बाद हमने क्या कर दिया, ये पानी बन गया। जैसे ही हम दबाव करेंगे कि कोई भी कण होगा, कोई सी पदार्थ होगा, जैसे कि पानी है, पानी का एग्जांपल लेते हैं, पानी को हमने क्या किया, जैसे कि गैस था, उसको गैस को क्या किया, बहुत ज़्यादा दबाया, दबाने से वो क्या बन गया, पानी बन गया, जैसे कि गैस सिलेंडर के अंदर भरा रहता है, ठीक है। और उसके बाद उसको दबा दिया तो पानी बन गया, उसके बाद और ज़्यादा दबाएंगे तो वो ज़्यादा बर्फ़ में बदल जाएगा। तो इस तरह से मतलब संपीड़न करना, क्योंकि क्या होता है, बर्फ़ के कण बहुत पास होते हैं, तो ये भी कण पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर कणों में दाब क्या करता है, कणों में प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से कि यहाँ पर कण आपस में आ जाते हैं। जब पास आ जाते हैं तो वो ठोस बन जाता है और दूर दूर चले जाते हैं तो वो गैस या द्रव्य बन जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पदार्थ के कण दिखा रखे हैं कि अगर पदार्थ के कण दूर दूर हैं तो ये गैस है, और द्रव्य मतलब पास के जो कण पास हैं तो ये हमारा पानी हो गया, द्रव्य हो गया, और अगर बहुत ज़्यादा पास है तो ये ठोस यानी बर्फ़ बन जाएगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके जो कण होते हैं यहाँ पर किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, दो तरीके हैं। अब हम बात करेंगे तापमान में परिवर्तन के बारे में। तो तापमान में परिवर्तन का मतलब क्या है कि तापमान में परिवर्तन, जैसा कि मैंने ये आपको बता ही दिया है, तापमान में परिवर्तन। तो इसकी रीडिंग कर लेते हैं हम, गलनांक को इसको पढ़ेंगे हम,
ठीक है, इसका गलनांक क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले गलनांक क्या होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट, कि हमने अभी तो क्या किया, पानी को गर्म किया। अब पानी को गर्म करेंगे तो ये हमें ये गलनांक क्या करता है, हमें ये बताता है कि आपको कितना गर्म करना है, यानी आप कितना पानी को गर्म करेंगे जिसके बाद आपका पानी गैस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ बताता है। तो गलनांक क्या होता है, जिस तापमान पर यानी वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव्य बनता है। कहने का मतलब जिस तापमान पर यानी वायुमंडल के तापमान पर कोई भी ठोस जो है पिघल कर द्रव्य बन जाता है, यानी अगर बर्फ को छोड़ दें, बर्फ क्या होगी, जिस तापमान पर जो है बर्फ पिघल जाएगी, पानी में बदल जाएगी, वह उसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, वह उसका गलनांक कहलाता है। तो ये परिभाषा की तरह आप याद रख सकते हैं कि गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। यानी एक ऐसा बिंदु, तापमान का एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर कोई पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है, मतलब कि अपनी अवस्था को चेंज करता है, अपनी पोजीशन को क्या करता है, वो चेंज करता है। जैसे कि ठोस था तो गैस बदलता है और गैस था तो ठोस में बदलता है, तो इस तरह से वो परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर क्या है, जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव्य बनता है वह उसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, यानी जिस तापमान पर जो पदार्थ होता है, जिस तापमान पर वो पदार्थ अपनी अवस्था को चेंज करता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं गलनांक। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, बर्फ का गलनांक जो होता है हमारा 273.16 के बराबर होता है। और यहाँ पर दुविधा के लिए हम जो है इसे क्या कह सकते हैं, 0 सेल्सियस अर्थात 273 के ले लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कोई भी बर्फ़ का गलनांक होगा कि 0 सेल्सियस हमारा बर्फ़ का यहाँ पर गलनांक होता है। ठीक है, 0 सेल्सियस से जितना आगे बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा, 0 सेल्सियस से आगे जैसे ही बढ़ेगा उसके बाद ये पानी में बदलना शुरू हो जाएगा। और 0 सेल्सियस से अगर नीचे जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो वो और जम जाएगा। यानी 0 सेल्सियस पर क्या होता है, पानी जम जाता है, बिल्कुल। तो ये होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गलनांक। यहाँ पर क्या है, संगलन की गुप्त ऊष्मा। अब ये क्या होती है, संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वायुमंडल दाब, यानी वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर ये चीज़ कह रहा है कि यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कि यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर चित्र बनाया एक, यहाँ पर इस तरह से मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर यहाँ पर मैंने इसको आग से ऐसे इस तरह से जो है आग मैंने जला दी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर मैंने आग जला दी, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर आग लगा दी। ये जो है यहाँ पर पानी है, पानी रखा है और ये जो है उबलना शुरू हुआ। यहाँ पर क्या है, गैस में बदलेगा। तो यहाँ पर इसके अंदर ये हमारा पानी है, ये हमारी गैस है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गैस और यहाँ पर इसके अंदर पानी। अब ये यहाँ पर जो पानी है गैस में कब बदलेगा वो आपको बताना है। और यहाँ पर ये है आपका तापमान बदलने के लिए यहाँ पर आग है। ठीक है, तो अब ये बदलेगा कैसे, किस तापमान पर बदलेगा। तो अब यहाँ पर संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या होती है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो संलग्न की गुप्त ऊष्मा का मतलब है कि यहाँ पर जो देखिए इस पानी को, ये देखिए पानी से इस पदार्थ को गैस में बदलने के लिए, पानी से गैस में बदलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या लगती है, ऊर्जा। तो ऊर्जा लगती है ना, ऊर्जा। तो और ऊर्जा कहाँ से मिली है, इस लैंप से ऊर्जा मिली है। तो यहाँ पर इस लैंप से यानी आग से हमें ऊर्जा मिली है। और जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई है, यानी जितनी ऊर्जा इस पानी को गैस में बदलने के लिए लगेगी, यानी इस पानी को गैस में जितनी ऊर्जा बदलने के लिए लगेगी वह संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, संलग्न की गुप्त ऊष्मा। यहाँ पर संलग्न की जो है गुप्त ऊष्मा,
गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। ठीक है, संलग्न की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा कहलाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं, संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। यानी कौन सी ऊष्मा? कि इस पानी को बर्फ बनाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको क्या होती है संलग्न की गुप्त ऊष्मा। कि वायुमंडलीय दाब पर ऐसा होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब होना चाहिए कि आपका कोई भी वैसा आपको प्रेशर नहीं लगाना है उस पर, सिर्फ वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, अलग से उसको दबाना नहीं है। तो 1 किलोग्राम ठोस को और 1 किलोग्राम ठोस को यानी पिघलाने के लिए, जैसे आपने अगर इस बीकर में 1 किलो पानी डाल दिया है और ये वायुमंडल, और आप इसको जानबूझकर नहीं दबा रहे हैं, जैसे गैस के अंदर भरी जाती है ना गैस, वैसे आप नहीं कर रहे हैं, आप इसको सिंपली डाल रहे हैं और वायुमंडल के तापमान पर छोड़ रहे हैं। ठीक है, आपने अलग से इसको नहीं दबाया है, ये बस आपको आपने गर्म किया है। ठीक है, तब उसमें जितनी ऊष्मा लगेगी वह संलग्न की यहाँ पर गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर संगलन, यहाँ पे संगलन हो गया। संगलन मतलब गलन की गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ पर आ जाएगा संलग्न मतलब ये गर्म करने की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। कि ऐसा है, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी बात करते हैं। अतः जो है 0 सेल्सियस में बर्फ़ के कणों की तुलना में 0 सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। यानी क्या कह रहा है कि 0 जो सेल्सियस होता है बर्फ़ में कणों की तुलना में, जो बर्फ़ जो होता है, ठीक है, बर्फ़ में कणों की तुलना में 0 सेल्सियस पर पानी के कणों की ऊर्जा अधिक होती है। यानी पानी के जो कण होते हैं 0 सेल्सियस पर उनकी ऊर्जा अधिक होती है, बर्फ़ की ऊर्जा कम होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से इतना समझ लेंगे कि यहाँ पर क्या होगा कि जितना जो पदार्थ ठंडा होगा उसकी ऊर्जा उसके पास उतनी कम होगी। ठीक है, और जितना ही गर्म होगा ऊर्जा उसके पास उतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वथनांक की। जैसे ये गलनांक है, संगलन है, संगलन का उल्टा क्वथनांक है। यानी बिल्कुल आप उसको उल्टा करके अपोजिट करना है आपको। तो यहाँ पर क्या है, वायुमंडलीय दाब पर बिल्कुल वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है। यानी क्या है कि वायुमंडल का तापमान होना चाहिए, ठीक है, उस तापमान पर जो है कोई द्रव्य उबलने लगे। ठीक है, तो क्या है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव्य जो है उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। कि अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप एक बीकर लेते हैं, यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं हम, अगर आप एक बीकर यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं, आप बीकर ले रहे हैं। ठीक है, एक आपने बीकर लिया, आप इसमें इस तरह से बिल्कुल सेम तरीके से काम किया, आपने आग लगाई, यहाँ पर पानी आ गया। अब पानी जो है, जिस तापमान पर पानी उबलना शुरू कर देगा, जैसे कि ये उबल रहा है, उबलना शुरू कर देगा, वह तापमान जो है वही क्या कहलाएगा, उसका यहाँ पर वही कहलाएगा, यहाँ पर जो है क्वथनांक कहलाएगा। क्वथनांक मतलब उबलना शुरू कर देगा। और गलनांक आप इस तरह से कह सकते हैं कि बर्फ़ है, ये थोड़ी उल्टा हो गया, ये आप क्वथनांक जो है इसको बांध सकते हैं। और गलनांक का मतलब हो गया कि बर्फ़ है, आपकी जो बर्फ़ होती है टुकड़े, बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, यानी जिस तापमान पर आपके बर्फ़ के टुकड़े पिघल कर पानी बनने लग जाते हैं वो आपका संगलन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये उल्टा हो गया। यहाँ पर क्या है कि संलग्न का मतलब हो गया संगलन, यहाँ पर इसको सही करेंगे पहले। संगलन का मतलब है, यहाँ पर क्या होता है, संगलन का मतलब हो गया कि आपकी जो बर्फ़ है, बर्फ़ पिघलने में कौन से तापमान पर बर्फ़ पिघलेगी वो यहाँ पर संगलन है। और साथ में जो जिस तापमान पर जो यहाँ पर जो पानी उबलेगा वो उसका क्वथनांक है। यानी ये आपका क्या है, क्वथनांक। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हमारा क्वथनांक हो गया ये वाला, और ये आपका जो है यहाँ पर संगलन हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से ये होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपका बिल्कुल हो गया। उसके देखिए क्वथनांक क्या होता है, यहाँ पर समष्टि गुण होता है। यहाँ पर क्वथनांक का क्या होता है, यहाँ पर क्वथनांक समष्टि गुण है। जल का क्वथनांक जो है 373 होता है, यानी 100 बढ़ गया, 100 सेल्सियस पर जल यहाँ पर उबलना शुरू हो जाता है। जब पानी को उबाला जाता है तो उसे तापमान यानी उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान जो है यहाँ पर 100 सेल्सियस ही रहता है। और क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो है पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ देती है, जो
वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, यानी जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो है पानी गुप्त ऊष्मा रहती है। तो जो गुप्त ऊष्मा है क्या करती है, कण जो आसपास हैं, जैसे कि ये कण आसपास हैं, तो इन कणों का जो बीच में संबंध होता है ना, वो ऊष्मा क्या करती है, उसको तोड़ देती है, जिससे कि ये कण अब यहाँ से जो है कण जो होते हैं दूर दूर हो जाते हैं, ऐसे दूर दूर। उसके बाद हम देखते हैं चलिए अब हम बात करते हैं, अतः जो है 100 सेल्सियस पर तापमान वाष्प के कणों, यानी जो कण होते हैं, उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। यानी तापमान पर वाष्प के कणों की उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। कहने का मतलब है कि जब अगर 100 सेल्सियस पर नापें, 100 सेल्सियस पर जो वाष्प होती है, यानी जो गैस होती है, गैस के कणों की जो ऊर्जा होती है 100 सेल्सियस पर ज़्यादा होती है यहाँ पर पानी, यहाँ पर कौन से ऊर्जा की, यहाँ पर अगर पानी की बात करें तो पानी के कणों की ऊर्जा से गैस की ऊर्जा की कणों की ऊर्जा जो है ज़्यादा होती है 100 सेल्सियस पर। कौन से सेल्सियस पर, 100 सेल्सियस पर, ठीक है। तापमान में परिवर्तन से जो है पदार्थ की अवस्था को, यानी तापमान में परिवर्तन, देखो तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरे में बदला जा सकता है। तो कहना कह रहा है तापमान में परिवर्तन करके, जो कि अभी हमने देखा था तापमान में, यानी कि हमने क्या किया था, तापमान को बढ़ाया था, ठीक है। तो तापमान में अगर हम बदलाव करेंगे तो एक पदार्थ को दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर नीचे के आरेख में दिखाया, मतलब जिस तरह से आपने यहाँ पर मैंने आपको बताया था कैसे आप तापमान में परिवर्तित, इस तरह से आप बदल सकते हैं। तो तापमान में परिवर्तित कैसे करेंगे, आपको तापमान में परिवर्तन करके आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको अगर बदलना है तो आपको तापमान में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको पानी को गैस बना सकते हैं, गैस को पानी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गैस से बर्फ़ बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, तो इस तरह से हो जाएगा। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा ऊर्ध्वापन है, ठीक है। ऊर्ध्वापन है, यहाँ पर देखिए ऊर्ध्वापन, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ठीक है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे ही गैस में वापस ठोस में बदल जाते हैं। यानी सीधे ही वो क्या बोलते हैं, सीधे ही गैस में बदल जाते हैं। देखिए आपका एक सीक्वेंस था, क्या सीक्वेंस था, यहाँ पर मैं आपको बता दूं। यहाँ पर सबसे पहले पदार्थ गैस में बनता है, उसके बाद आपका जो है द्रव्य की बात करें, द्रव्य होता है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर बर्फ होता है, बर्फ। तो यहाँ पर पदार्थ जो है पानी 3 अवस्था में जा रहा है, या तो वो गैस से द्रव्य बनेगा, द्रव्य या तो द्रव्य से बर्फ बनेगा, ठीक है, या बर्फ। यहाँ पर इस तरह से ये तीनों का लिंक है, एक के बाद 1 बाय 1 आएगा। अब यहाँ पर इसने क्या बोल दिया, यहाँ पर बोल दिया बिना ठोस में अवस्था में सीधे ही यहाँ पर सीधे ही ये क्या करता है, गैस में बदलता है। तो यहाँ पर क्या है, ठोस अवस्था में, ये जो अगर मैं मान लूँ यहाँ पर मेरी पहली अवस्था ये है, नंबर 1 अवस्था, यहाँ से क्या होगा कि ये तो गैस अवस्था में बदलना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ, कह रहा है द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, जो कि गैस अवस्था में इसमें नहीं बदला, सीधे वो गैस में बदल गया। मतलब कह रहा है कि ये जो पदार्थ होता है यहाँ पर गैस अवस्था में, ये देखिए द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, यहाँ पर ये अगर मान लीजिए वो गैस में ही परिवर्तित हो गया, मतलब ये अगर मान लीजिए आपके पास बर्फ़ है, ठीक है, नंबर 1 आपके पास बर्फ़ है, और ये बर्फ़ को द्रव्य इसको पिघलाए बिना ही ये सीधा बर्फ़ से यहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, गैस बन गया। यानी हमने डायरेक्ट क्या किया, बर्फ़ को गैस बना दिया, ठीक है। तो ये होता है ऊर्ध्वापन, ठीक है, कि मतलब हमने क्या किया, द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना
कि इसको द्रव्य अवस्था में जो है परिवर्तित हुए बिना कि हमने इस अवस्था में पदार्थ को नहीं लेकर आए हैं, सीधे ही गैस में और गैस से वापस जो है यहाँ पर ठोस में बदलने की प्रक्रिया जो है हमारा ऊर्ध्वापातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया कहलाती है। तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान को यहाँ पर द्रव्य को हटा देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे गैस और यहाँ पर गैस में परिवर्तन, ठीक है, और यहाँ पर बर्फ लिख लेंगे और यहाँ से बर्फ से गैस में। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये ऊर्ध्वापातन कहलाती है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर बी नंबर जो है हमारा दाब में परिवर्तन का प्रभाव। जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी पदार्थ को दबाव करते हैं, जब उसमें दबाव डालते हैं तो उसका परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, उस पर प्रभाव क्या होता है। देखिए वो देखें, यदि तापमान, यदि यहाँ पर हम बात करते हैं, ये देख लेते हैं, यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, यानी क्या कह रहा है कि यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर, कि मतलब अगर आपने तापमान घटाना है, उसमें सिलेंडर आपने ले रखा है और सिलेंडर में आपने क्या कर रखा है, गैस ले रखी है, ठीक है। तो आप इसमें गैस भर रखी है सिलेंडर के अंदर, उसके बाद आपको क्या करना है, संपीड़न दिखाना है। संपीड़न का मतलब आपको उसको संपीड़ित करना है, गैस को दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप उसको दबाएंगे यानी सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच में कम दूरी हो जाती है। यानी जैसे कि आप अगर एक गैस है आपके पास और उसको गैस मतलब गैस को आप गैस सिलेंडर में भर के उसको दबाएंगे तो वो क्या रहेगा, पहले वो गैस है तो वो पानी बन जाएगा, ठीक है। गैस से वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। उसके कणों के बीच की दूरी जो है कम हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, गैस जो है द्रव्य में बदल जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा जो है गैस क्या है, यहाँ पर क्या है, यदि हम तापमान को घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, तापमान नहीं घटाना है, ठीक है, संपीड़ित करना है, तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस जो है द्रव्य में बदल जाएगी। तो दाब में परिवर्तन का प्रभाव, तो ये दाब में परिवर्तन का प्रभाव होता है कि अगर आप उसमें कणों को दबाएंगे, ठीक है, संपीड़ित करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो गैस है वो पानी में बदल जाएगी, द्रव्य बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या देखिए दिखा रखा है, दाब बढ़ाना, दाब बढ़ाएंगे तापमान घटाएंगे। आपको क्या करना है, दाब को बढ़ाना है, तापमान को घटाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, गैसों को द्रव्य में बदलना, यानी गैस जो होती है द्रव्य में बदल जाती है आसानी से, ठीक है। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। मतलब जब आप ज़्यादा दाब बढ़ाएंगे, कोई गैस सिलेंडर है उसमें ज़्यादा संपीड़न करेंगे तो उससे क्या होगा, जो गैस सिलेंडर के अंदर जो कण थे, यानी जो गैस सिलेंडर था आपका, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर आपका गैस सिलेंडर था, उसके अंदर जो कण थे, वो जो कण थे और पास पास आ जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को वापस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है, ठीक है। जो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी ठोस बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसे दोबारा से जो है बदला जा सकता है और बिना द्रव्य अवस्था में बदले। इसको द्रव्य अवस्था में नहीं बदला जाता, डायरेक्ट जो है ठोस और गैस में बदल दिया जाता है ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके लिए दाब को घटाकर एक जो है यहाँ पर एक जो है एटमॉस्फेयर तक करना होता है, तो 1 एटमॉस्फेयर तक आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वापातन हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए ड्राई आइस को क्या करेंगे, शुष्क बर्फ, जिसे हम हिंदी में शुष्क बर्फ कहते हैं, उसमें से माइनस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम माइनस कर देंगे तो इस तरह से ये बनेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वाष्पीकरण की। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपको इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको देख लेना है पूरी वीडियो, आपको पूरा जो है चैप्टर 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है कम वीडियो में आपको ढूंढना ना पड़े, सारी की सारी नॉलेज आपको कम से कम वीडियो में दे सकूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, वाष्पीकरण की बात करते हैं। वाष्पीकरण की बात करें तो वाष्पीकरण क्या होता है, आपने सुना होगा वाष्पीकरण, यानी वाष्पीकरण क्या है, एक ऐसी सतही प्रक्रिया है, यानी सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव्य पदार्थ
जो है द्रव्य पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप टेंशन ना लें, मैं आपको समझाता हूँ क्या ये कहना क्या चाहता है। एक ऐसी सतही प्रक्रिया, वाष्पीकरण का मतलब एक ऐसी ही सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव्य पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये सीधा सा ये कहना चाह रहा है हमसे कि यहाँ पर ये अगर मैं मान लूँ, यहाँ पर अगर मैं इसको गर्म करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से पदार्थ, यहाँ पर पानी को अगर मैं गर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं है, मैं एग्जाम्पल अच्छा सा लेता हूँ जिससे आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये फर्श है और मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, यहाँ पर धूप आ रही है, मान लीजिए धूप आ रही है, इस तरह से सूरज है और यहाँ पर धूप आ रही है। अब ये क्या करेगी, धूप पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने पढ़ा था क्वथनांक, क्या पढ़ा था हमने, क्वथनांक पढ़ा था। क्वथनांक क्या होता है, जिस तापमान पर कोई पदार्थ अपनी अवस्था को चेंज करने लग जाए और वह जो है यहाँ पर 1 किलोग्राम जो है वस्तु, 1 किलोग्राम का पदार्थ कोई अवस्था अपनी, जब 1 किलोग्राम का पदार्थ जो है अपनी अवस्था को चेंज करता है जिस तापमान पर, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। यानी जब वह, यहाँ पर आप क्वथनांक का मतलब है कि जब कोई उबलना शुरू कर देता है, ठीक है, जिस तापमान पर जो है कोई पदार्थ उबलना शुरू करते तो उसे उसका क्वथनांक कहा जाता है, ठीक है, क्वथनांक कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी फर्श पर गिरा हुआ है और ये सूरज है, पानी, यहाँ पर सूरज पर रोशनी आती है यहाँ पानी पर, तो इससे क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये एक समय के बाद ये उबलना शुरू हो जाएगा। अगर वहीं पर आप देखिए, अगर ये पानी उबलने का जो तापमान है वो है आपका 100 सेल्सियस, ठीक है, 100, यहाँ पर क्या है, 100 सेल्सियस का तापमान है, कितना है, 100 सेल्सियस। अगर यहाँ पर 100 सेल्सियस ये पानी जो पड़ा हुआ है, अगर ये 100 सेल्सियस से पहले, यानी 100 सेल्सियस तापमान होने से पहले ही उबल कर भाप बनने लग जाए, यहाँ पर पहले ही उबल कर भाप बनने लग जाए, ठीक है, क्या बनने लग जाए, भाप। तो यहाँ पर क्या है, उबल कर पहले ही भाप बनने लग जाए, तब क्या होगा, तब इसे वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। यानी यही कहना चाहता है कि अगर क्वथनांक से कम है, यानी नीचे किसी भी तापमान पर, अगर ये 98 सेल्सियस पर भी, 98 सेल्सियस पर क्या करता है, ये भाप बन जाता है, अपनी अवस्था को चेंज कर देता है, तब उसे वाष्पीकरण कहेंगे। 99 पर चेंज कर देता है तब भी इसे वाष्पीकरण कहेंगे, ठीक है। 100 से, अगर 100 सेल्सियस से कम वैल्यू पर कोई पदार्थ अपनी अवस्था को चेंज करता है, यानी भाप में बदलता है, तब उसे वाष्पीकरण कहेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया क्या होता है। अब आता है नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट है हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वाष्पीकरण को यानी प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक जो होते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, तो वो हम देखते हैं। अब देखिए, पहला है सतही क्षेत्रफल। अब मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, जिसके बाद ये सतही क्षेत्रफल आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल यही ले लेते हैं। सबसे पहले आपका ये क्या है, सूरज है। अब मैंने यहाँ पर पानी फैला दिया फर्श में, और साथ में जो है मैंने एक कटोरी भी यहाँ पर रखी है, ठीक है। क्या रखी है हमने, एक कटोरी भी यहाँ पर रखी है। तो यहाँ पर कटोरी रखी है और इस कटोरी में जो है पानी रखा है मैंने। अब यहाँ पर कटोरी में पानी रखा है, इस पर भी सूरज की रोशनी आ रही है। तो अब आप बताइए, ये जो फर्श पर पानी फैला हुआ है और ये कटोरी में भरा हुआ है, तो कौन सा पानी जल्दी सूखेगा, यानी कौन सा पानी जल्दी ख़त्म होगा, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो पानी जो है यहाँ पर जल्दी फैला हुआ है, तो इसका क्या है, फैलाव है, पानी का बहाव होता है, तो क्या होगा, पानी पूरे में फैल जाएगा और पानी की जो लेयर है वो पतली हो जाएगी। साथ में उसकी सतही क्षेत्रफल, यानी पानी बहुत ज़्यादा ऐसे फैल जाएगा,
तो उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा, लेकिन कटोरी में पानी उतना ही है, लेकिन यहाँ पर क्या, वो क्षेत्रफल बहुत कम हो गया, यानी वो फैल नहीं पाया ऐसे। तो इससे क्या होगा, क्षेत्रफल कम हो गया। तो यहाँ पर हमेशा से क्या होगा, जल्दी यहाँ पर जो फैला हुआ पानी जल्दी सूख जाएगा। इससे क्या होगा, सतही क्षेत्रफल काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो यही कह रहा है कि जब हम क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया, एक आदमी ने यहाँ पर क्या है, पहले से पानी कटोरी में रखा और उसके बाद नहीं सूख रहा था पानी, तो यहाँ पर फैला दिया, तो वो जल्दी ही सूख गया। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि सतह की क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया जाए, सतह का क्षेत्रफल, तो उससे क्या होगा, उसकी सूख यहाँ पर जो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, यानी वो गैस में परिवर्तित होने की दर जो है बढ़ जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट है तापमान में वृद्धि। ठीक है, तापमान बढ़ाने से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम आ रही है और उसके बाद जो है बहुत तेज आ रही है। जब तेज रोशनी होगी सूरज की, तब ये जल्दी सूखेगा, और यहाँ पर जितनी तेज होगी उतनी जल्दी ये सूखेगा। तो यहाँ पर यही बात है, जितना तेज जो है तापमान जितना ज़्यादा होगा, उतना ही यहाँ पर वाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा होगी। तो तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। पदार्थ की गतिज ऊर्जा, अब यहाँ पर एक शब्द आ गया, पदार्थ की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी पदार्थ होता है तो यहाँ पर उसके कण होते हैं। ठीक है, तो ये कण क्या होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, आपस में क्या होता है कि ये कण एक दूसरे से टकराते रहते हैं। कभी ये कण यहाँ पर जाएगा, यहाँ से टकराएगा तो यहाँ फिर आएगा, फिर ये यहाँ पर आएगा तो इस कण से टकराएगा, फिर वापस जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमेशा ये कण गति में रहते हैं, और जितने ही ये दूर दूर रहेंगे उतनी ही ज़्यादा इनमें गति होगी। यहाँ पर क्या होता है, इनमें गैप होता है। ठीक है, साथ में क्या होता है, स्थान भी अंदर स्थान भी होता है इनके अंदर। ठीक है, तो जितने गैस में ज़्यादा स्थान होता है, ठीक है, द्रव्य में उससे कम होता है, और ठोस में बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा गैस में जो गतिज ऊर्जा है कणों की, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर ये कण दूर दूर हैं, तो ये क्या होगा, इनके बीच जो संबंध होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक कण है और ये एक कण है, तो इनके बीच जो बंधन है, ठीक है, ये जो बंधन है इनके बीच, वो टूटने में, अगर ये पास पास हैं तो ये टूटने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब इसको देरी लगेगी टूटने में, इसको तापमान को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है बर्फ़ की अवस्था में। तो बर्फ़ को आपको पिघला रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा, या आप पानी को भाप बना रहे हैं तो उसमें कम टाइम लगेगा, क्योंकि उसके कण पहले से ही दूर दूर हैं। ठीक है, तो वो जल्दी छोड़ के चले जाएंगे एक दूसरे को। ठीक है, अगर हम गैस हमारे पास ये है, अगर बर्फ़ है तो बर्फ़ के कण पहले पास पास हैं, तो इनका रिश्ता तोड़ने में हमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, पास पास कण होंगे तो रिश्ता टूटने में टाइम लगता है, और इससे क्या होता है कि इसकी वाष्पीकरण की दर पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यही बता रखा है कि यहाँ पर तापमान में वृद्धि। उसके बाद आती है आर्द्रता। हम हवा में आर्द्रता आर्द्र होती है और वाष्पीकरण की दर पर घटती है, यानी दर जो है घट जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए हवा है, मान लीजिए यहाँ पर ये वाष्पीकरण, सूरज की रोशनी भी आ रही है, लेकिन हवा में क्या है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जो गर्मी है, इसको कणों को गर्म करने की प्रक्रिया है वो बाधित होगी यहाँ, क्योंकि हवा ठंडी आ रही है, इसको ठंडा करने लगेगी। ठीक है, तो इसमें देरी होगी। लेकिन वहीं पर आप सोचिए कि यहाँ पर ठंडी गर्म हवा चल रही है, गर्म सूरज की रोशनी आ रही है, तो ये जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, तो ये आर्द्रता भी निर्भर करती है। उसके बाद आता है वायु की गति। अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। मतलब वाष्पीकरण की दर का मतलब बढ़ जाना, मतलब जैसे कि बहुत तेज तेज हवा चलेगी तो ये कण भी बहुत जल्दी जल्दी सूखेंगे। ठीक है, अगर हवा बहुत कम चल रही है, बिल्कुल स्लो स्लो चल रही है, तो ये कण बहुत कम जल्दी सूखेंगे। तो यही कारण ये भी प्रभावित करता है। उसके बाद आता है वाष्पीकरण से शीतलता। अब देखिए वाष्पीकरण से शीतलता कैसे मिलती है, ये आपको पता होगा। जैसे कि आपने मटका देखा होगा, आपने मटका देखा होगा, तो यहाँ पर मटका क्या होता है, मटका क्या करता है, आपने हमेशा अपने नोटिस किया होगा कि मटका जो है पानी को ठंडा कर देता है, ठंडा पानी पीने का काम आता है। ठीक है, तो अक्सर आपने देखा होगा ये ठंडा कैसे हो जाता है। मान लीजिए इसके अंदर पानी है, अब इस मटके के अंदर क्या है, पानी।
अब इस मटके के अंदर पानी है तो यहाँ से क्या होता है कि बाहर तो बहुत गर्मी है, क्या है, गर्मी, बाहर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है बाहर, ठीक है, गर्मी हो रखी है तो क्या होगा, पानी तो अंदर है ना, पानी अंदर ठंडा है, पानी है तो क्या करेगा, अब ये पानी क्या करेगा, यहाँ पर पानी जो है बाहर की गर्मी को लेगा। अब यहाँ पर क्या करेगा, जो बाहर जितनी भी गर्मी है ये मटका क्या करेगा, पानी अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, पानी अंदर ले लेगा अपने। तो यहाँ पर ये जो है पानी के परिवर्तन में, पानी को ठंडा करने के लिए, यहाँ पर इस पानी को ठंडा करने के लिए इस बाहर की गर्मी का उपयोग करेगा, यानी ऊर्जा का उपयोग करेगा, ऊर्जा, यानी बाहर की ऊर्जा ये अंदर ले लेगा। उसके बाद जब यहाँ बाहर की ऊर्जा तो सारी चली गई गर्मी, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ की हवा ठंडी हो जाएगी, और यहाँ पर हवा जब ठंडी हो जाएगी तो ये जो हवा के कण होते हैं यहाँ पर ये पानी के रूप में यहाँ पर आ जाएंगे मटके के ऊपर, और अंदर का पानी ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये बोतल है, आपने देखा होगा पानी की बोतल है, जैसे पानी की बोतल होती है, ठीक है, यहाँ पर पानी की बोतल होती है। अब पानी की बोतल जो होती है, आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है तो उसमें बाहर बोतल में जो बूंदे बूंदे आ जाती है पानी की, वो कैसे होता है। तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल नई बोतल आपने खरीदी पानी की, उसमें क्या है, बाहर बूंदे बूंदे दिख रही है पानी की, क्या वो बोतल लीक करती है, उसका ढक्कन ख़राब होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या आप देखेंगे तो उसमें सील होता है और वो पानी गिर भी नहीं रहा होता है, फिर भी आपकी जो है पानी की बाहर की बोतल पे बूंदे बूंदे आ जाती है। लेकिन अगर ठंडा पानी ना हो तो ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पर क्या होता है कि आपका पानी पहले से ही ठंडा है, अंदर ठंडा होता है। तो ठंडा पानी क्या करता है, बाहर जो आपकी हवा चल रही है, गर्म हवा, आसपास बोतल की आसपास की हवा को वो क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। और ठंडा करने से जो आसपास की बाहर की हवा है उसका तापमान परिवर्तित होता है और वो हवा पानी में चेंज हो जाती है और पानी वो आपकी सतह पर वो दिखाई देता है। ठीक है, वो पानी अंदर वाला पानी नहीं होता है, वो हवा का पानी होता है बाहर का, जो कि बदल कर आपका जो है पानी में बदल कर गैस जो होती है बाहर की, वो पानी में बदल कर आपकी जो है बूंदे बूंदे दिखाई देती हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा कि पानी इस तरह से, ये वाली चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। तो सारी टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट आपको करा दिए जो भी है आपके हैं। तो 90 to 80% आपका सिलेबस यहाँ पर जो है फर्स्ट चैप्टर के जो सारे टॉपिक, सारा कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म हो गया है। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। और यहाँ पर आप जो है पहली वीडियो दो वीडियो आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। 90 यहाँ पर 80 to 90% आपका जो है टॉपिक और सिलेबस आपका यहाँ पर इस तरह से पूरा कवर कर लिया है। उसके बाद आपको जो है थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो वह आप जो है अपनी बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे या फिर आप कोई भी और बुक पढ़ेंगे तो आपको जो है पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो मेन टॉपिक और कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको बहुत इससे नॉलेज मिली हो, सीखने को मिला हो और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि और भी आगे भी जो है नेक्स्ट चैप्टर मुझे लाना है। तो अगर आप कमेंट करेंगे वीडियो में तो मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर कमेंट करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूँगा और इसी तरह से हम पूरा जो है सिलेबस अपलोड कर देंगे। क्लास 9th का जो है पूरा का पूरा मैं आपका यहाँ पर इसी तरह से सारा का सारा कंप्लीट करा दूँगा। बस आपको कमेंट ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए और मेहनत करेंगे और अच्छी वीडियो बनाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे आपको सिखाने की। तो चलिए हम मिलते हैं आपको इसी के साथ किसी नई वीडियो में।